हाउ टू रीड एनसीईआरटी। अब ये क्या बात हो गई भाई, दो किताबें हैं वो पढ़ना है, बस हो गई एनसीईआरटी पढ़ के। लाखों बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आते। एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि सर जो मेरा रूम पार्टनर मेरे साथ ही पढ़ता था उसने भी एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी, उसके मार्क्स आ गए मेरे मार्क्स नहीं आए। गलती कहाँ पे हुई। कई बार कमेंट्स में मुझे बताते हैं बच्चे कि सर मैंने 70 टाइम्स एनसीईआरटी रीड कर ली है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों के मार्क्स नहीं आते। भाई गलती कहाँ पे हो रही है, हम ऐसा क्या करें कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन अपने मार्क्स भी आ जाए। ये दो ही किताबें हैं बस, जो टॉपर्स भी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्क्स टॉपर्स क्या रहे हैं, अपने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, वो चीजें मुझे इंप्रूव करनी पड़ेगी। सिर्फ 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको, उन 5 पॉइंट से आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी कि यार मैं किस तरीके से मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। टॉपर्स एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, कम मेहनत ज्यादा मार्क्स। भाई देख शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी। कम मेहनत मतलब स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं। 70 टाइम नहीं 7-8 बार भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े तो कैसे मार्क्स आएंगे देखते हैं। एक एक पॉइंट नोट करते रहना। सिर्फ 5 पॉइंट है और उसमें से चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है वेरियस मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करने में। तो देखो शुरुआत से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है चैप्टर, मान लो आपने चैप्टर खोल लिया सेल साइकिल सेल डिवीजन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, यही पे गलती हो रही है। पढ़ना यहां से नहीं है, पढ़ना यहां से है। ये है टॉपिक्स, ये है टॉपिक्स है भाई ये, और ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे कि इस चैप्टर के सब टॉपिक्स क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द टॉपिक्स। इस चैप्टर में किसकी बात होगी। जैसे जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कुछ सेल साइकिल के बारे में बात होगी, कुछ बात मियोसिस के बारे में होगी, कुछ बात माइटोसिस के बारे में होगी। मतलब ये जो चैप्टर है इन पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस में ये चैप्टर डिवाइड किया गया है। फिर मुझे अगर ये पता चल गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे यहां तक पहुंचना है, और मैं अब धीरे धीरे एक बाय वन स्टेप जाऊंगा और यहां पे मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना जरूरी है। ओके भाई साहब, चलो हमने ये पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे 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 पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आया, फिर आगे चल गए। नहीं, जैसे आपका एक पैराग्राफ मान लो ये खत्म हो गया पढ़ के, तो आपको यहाँ पे रुकना है। जैसे एक पैराग्राफ खत्म हो गया, आपको रुकना है। रुक के क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार ये जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है इसमें से कौन से सवाल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई सेल को डिवाइड करने के लिए 24 आवर लगते हैं। ईस्ट की केस में तो सेल सिर्फ 1.5 आवर, दैट इज 90 मिनट्स में ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है, और जहां पे सवाल बन सकता है वहां पे मुझे चीजों को अंडरलाइन करना है, वहां पे मुझे चीजों को अंडरलाइन करते हुए आगे जाना है। ऐसे नहीं कि पूरी किताब ही रंग दे रहे हैं, नहीं। पैराग्राफ पढ़ो, सोचो यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या सवाल पूछता, और धीरे 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 आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएगी। जब हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग बनते हुए जाते हैं, क्योंकि उसका जवाब भी आप ही तो ढूंढते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट आर द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये पूछना है आपको, और फिर ऐसे एक एक पैराग्राफ करते हुए आगे बढ़ना है और साइड में नोट डाउन करना है। अगर मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि भाई ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन कितना है, उसमें मैं लिखूंगा ह्यूमंस में कितना है, ईस्ट में कितना है, यहाँ पे लिख दूंगा 24 आवर ह्यूमंस, और यहाँ पे ईस्ट में लिख दूंगा कि 90 मिनट्स इन ईस्ट। ये बात होती है। चलो ठीक है, पैराग्राफ तो पढ़ रहे हैं, और मुझे क्या नोट डाउन करना है, मुझे ये नोट डाउन करना है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें बता रही है कि भाई जीवन फेज में, मतलब यहाँ पे बात इंटरफेस की हो रही है, यहाँ पे एनसीईआरटी बता रही है कि जीवन फेज में ये हो रहा है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। जब आपने पढ़ा तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो रही है कि भाई ये चीज हो रही है, तो उसको नंबरिंग कर दो। 1 नंबर 2 नंबर, मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं जीवन फेज के, नोट डाउन कर लो। फिर आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बात हो रही है एस फेज, दैट इज सिंथेटिक फेज की। बात हो रही है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है। तो नंबरिंग कर दो 1 2 और 3। आप कहोगे ये नंबरिंग क्यों जरूरी है। जब आप नंबरिंग क्रिएट करते हो मतलब आप बुलेट्स क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बुलेट्स। जब आप बुलेट्स क्रिएट करते हो तभी वो चीजें माइंड में क्लियर होती है। हाँ यार जीवन फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल ग्रोथ होती है। हाँ यार एस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं। ऐसे जैसे ही मैंने जितनी तेजी से आपकी तरफ सवाल फेंका उतनी ही तेजी से आपकी तरफ से जवाब मुझे आना चाहिए। कब होगा, जब आपके पास जवाब रेडी होगा तभी तो जवाब आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। आप ढूंढते फिरोगे, खो जाओगे कि यार क्या और क्या था और क्या था और क्या था, राइट। तो ये है बेटा, जब बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं सवाल पूछता होता हूँ एकदम से जितने तेजी से सवाल पूछते उतने तेजी से जवाब देते हैं, उनके पास रेडीमेड जवाब रहते हैं।
क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में ये चीजें क्लियर रखी है। तो ऐसे लिखो कि भाई यहाँ पे जीवन फेस के 2 पॉइंट्स, यहाँ पे सिंथेटिक फेस के 1 2 3 पॉइंट, ऐसे लिखते हुए आगे 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 बढ़ो। चीजें इतनी ज्यादा क्लियर होगी, इतनी ज्यादा क्लियर होगी, आप खुद सोचोगे क्या बात। यस फेस आपको खुद पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे तो 3 पॉइंट से कौन सा था 1 2 3, और नेक्स्ट पॉइंट अच्छा इसमें 5 पॉइंट है 1 2 3 4 5। इस तरीके से आगे बढ़ना बेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो, नहीं, न्यूज़पेपर की तरह किताब नहीं पढ़ी जाती। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलेट्स क्रिएट करते हुए आगे 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 बढ़ना है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लो चार्ट क्रिएट करना। अब ये चीज क्या है, विद एग्जांपल बताऊंगा बेटा आपको। ये बात अगर आपको समझ गए ना, समझ लेना आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मतलब आपके नीट के जर्नी में। देखो मतलब एनसीईआरटी जो बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी को ऐसे पिघल के पी लेना है, वो हो जाएगा आपका अगर आपको ये पॉइंट अगर समझ में आ गया। देखो यहाँ पे विद एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं। एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। ओके भाई, और आगे एनसीईआरटी हमें कहती है यहाँ पे, लेकिन एंजाइम में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी तो रहता है। ओके, नॉन प्रोटीन पार्ट को एनसीईआरटी कहती है कि भाई उसे कोफैक्टर्स कहते हैं। तो जैसे ही मैंने पढ़ लिया तो मेरे माइंड में एक चीज क्लियर होगी कि भाई एंजाइम ये 2 चीजों से बना हुआ रहता है। एंजाइम में प्रोटीन पार्ट होता है, एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। मैंने तभी के तभी एनसीईआरटी के साइड में जो ब्लैंक थोड़ी सी जगह है वहां पे ऐसे डायग्राम निकाल दी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि भाई जो कोफैक्टर्स है उसके टाइप्स है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। एनसीईआरटी हमें ये भी कहती है कि भाई नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर्स कहते हैं और प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कहते हैं। देखो लिखा है तो लिख दो यहाँ पे, मतलब मुझे समझ में आ गया कि एंजाइम 2 चीजों से बना हुआ रहता है। या आगे एनसीईआरटी कहती है कि कोफैक्टर्स के मतलब 3, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ 3 टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। लिख लो, कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, कोएंजाइम, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, अब देखो आगे, अब आगे एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे कि भाई ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये टाइटली बाउंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ, और जबकि कोएंजाइम, मेटल आयन ये ट्रांजिएंटली बाउंड कर जाते हैं। तो लिख लो ना भाई कि भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप ट्रांजिएंटली बाउंड करता है जबकि कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंड करता है। ये डायग्राम बना लो। आगे एनसीईआरटी ने प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल दिए हैं, मेटल आयन के एग्जांपल दिए, कोएंजाइम के एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको ये इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक नजर डालिए फ्लो चार्ट पे, बात खत्म। और फिर पूछने दो सवाल, एग्जामिनर को कितने भी सवाल पूछने दो, वो पूछेगा कि बताओ भाई कोफैक्टर ट्रांजिएंटली बाउंड होता है कि टाइटली बाउंड होता है। देखो आपके सामने है कि भाई कोफैक्टर टाइटली भी बाउंड हो सकता है, ट्रांजिएंटली बाउंड हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी ने अगर नीट में पूछा कि भाई बताओ प्रोस्थेटिक ग्रुप ट्रांजिएंटली बाउंड होता है कि टाइटली बाउंड होता है, देखो आपके सामने प्रोस्थेटिक ग्रुप ट्रांजिएंटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ। अगर आपको पूछा गया कि बताओ भाई एंजाइम में जो प्रोटीन का पार्ट रहता है उसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं कि एपोएंजाइम कहते हैं, भाई एपोएंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर कौन सा पार्ट है एंजाइम का, नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट है कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन। कितने सवाल बन जाएंगे यार आपके, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको सवाल पूछने की। किसी एग्जामिनर के कितना भी सवाल बना ले वो, आप फोड़ दोगे उसको, कोई नहीं रोक सकेगा आपको। ये होती है ताकत। फ्लो चार्ट तभी बनता है जब आपको चीज समझ में आई हो। अगर समझ में नहीं आई तो बना ही नहीं सकते आप। इसलिए आराम से पढ़ो और पढ़ते हुए देखो यार क्या इसमें मैं कर सकता हूं, क्या कुछ डायग्राम फॉर्म में, कुछ फ्लो चार्ट में इसका बना सकता हूं। अगर आपने फ्लो चार्ट बना लिया, खत्म बात, फिर तोड़ दोगे आप उसको, कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दोगे, नेक्स्ट टाइम ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं। और फिर देखो फर्स्ट टाइम आपने ये पढ़ लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना ही नहीं है। ऐसे कितने सारे फ्लो चार्ट बन जाएंगे आपको, नेक्स्ट टाइम उतने सारे पैराग्राफ को पढ़ने ही नहीं है, रैपिडली रिवाइज कर पाओगे आप। ये होता है कम मेहनत ज्यादा मार्क्स। मेहनत कम ले रहे हो, कम टाइम लग रहा है, लेकिन ग्रास्पिंग तेजी से बढ़ गई है। ये होता है बेटा। ओके, और क्या है, नोट मिस्टेक्स। आप ये सब करोगे, फिर टेस्ट सीरीज देने के लिए जाओगे या पीवाईक्यू सॉल्व करोगे या आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, राइट। या कोई दोस्त आपको सवाल पूछेगा, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आपने नोट्स बना लिए, साइड में पॉइंट्स भी नोट कर लिए हैं, राइट। अब अगर आपसे गलती हो जाए, आपने पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आया, तो भाई लिख ले। आपने पढ़ा हुआ था लेकिन आपको याद ही नहीं आया कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स आ रहा है एनएडी, एनएडीपी, एक कोएंजाइम का एग्जांपल है, आपको नहीं याद है तो लिख ले। मैं इस तरह से के कुणाल फॉर के करता था और इस तरह से राउंड कर देता था। ये मेरे रहते थे कि भाई ये चीज मैंने पढ़ी थी लेकिन याद नहीं आई, और उसको भी मैं नोट कर लेता था ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे माइंड को क्लिक हो जाए, अरे यार ये एक बार गलत हुआ है, अब नहीं गलत होगा फिर। ये होता है बेटा, इसे कहते हैं कि भाई गलती से सुधारना, राइट।
आप ढेर सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हो, ढेर सारे टेस्ट सीरीज के लिए आप अपियर कर जाते हो, राइट, पीओ को सॉल्व करते हो, जहां जहां पे गलत हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये पॉइंट आपका ना मिस हो जा रहा है, ये पॉइंट आपका आप ना भूल जा रहे हो, यार ये पॉइंट है ना, ये मुझे कंफ्यूज कर देता है यार, यार ये पॉइंट है ना, ये मैंने अच्छे से पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं यार क्या हो गया टाइम पे, दो ऑप्शन देखे मैंने, कंफ्यूज हो गया। नोट डाउन कर लो भाई और लिखो कि भाई ये गलत हुआ था। कैसे लिखोगे? आपका नाम और उसका इस तरीके से आप उसको, मैंने इस तरीके से नोट किया था, आप कुछ भी सिंबल उसके लिए डिजाइन कर सकते हो, लेकिन ये वो सिंबल रहेगा कि ये गलत ऑलरेडी कर दिया था आपने और अब नेक्स्ट टाइम फिर गलत। ये होता है बेटा, ऐसे करते हुए पढ़ोगे एनसीईआरटी, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको रोकने की, पार कर जाओगे, राइट। तो इस तरीके से पढ़ो बेटा, मैक्सिमम मार्क्स आपके आएंगे एनसीईआरटी में। ओके बेटा, चलो टेक केयर, बाय बाय।